Hello guys, welcome back in your own channel Anju Science Classes. Students, today we will discuss a topic electrical resistance और specific resistivity. आज इसके बारे में आपके जो भी डाउट्स हैं इस टॉपिक्स के बारे में कि रेजिस्टेंस कैसे डिक्रीज होता है, रेजिस्टिविटी किस चीज पर डिपेंड करती है, कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है, इसके बारे में आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. स्टूडेंट्स, कल हमने रीड किया था रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में. आज की अगर हम कोई भी कंडक्टर, अगर सपोज करो ये क्या है, एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर पे दोनों साइड में पोटेंशियल अप्लाई कर दूं इसके एंड्स पे, तो आपको पता है कि इसके अंदर से क्या फ्लो करने लग जाएगा, करंट फ्लो करने लगेगा. क्या फ्लो करने लगेगा? करंट फ्लो करने लगेगा. आइए डायग्राम से देखते हैं. जैसे कि सपोज करो ये क्या है, एक कंडक्टर है. ये क्या है, एक कंडक्टर है. यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं. सपोज करो ये करंट की जो डायरेक्शन ये है, अगर आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट. जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करता है, रेजिस्टेंस उसकी डायरेक्शन के अपोजिट वर्क करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का वर्क है कि करंट के रास्ते के अंदर ऑब्स्टेकल को क्रिएट करना, कि जहां पे करंट फ्लो करता है उसका अपोज करना ही किसका काम है, रेजिस्टेंस का. ये हमने कल डिस्कस किया था. अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो किस चीज पे डिपेंड करता है. स्टूडेंट्स, अब देखिए, एक ये कोई भी आपके पास, ये कुछ भी आप ले सकते हैं, ये आप एक सिलेंडर या कोई भी आप एक चीज ले सकते हैं. कंडक्टर को छोड़िए, हम नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं. ये पाइप मान लीजिए आप कि क्या है, ये एक पाइप है. इस पाइप के अंदर आपने क्या किया, इस कोने के ऊपर एक बॉल रख दी. इस कॉर्नर में आपने क्या रख दिया, एक बॉल को रख दिया. इस बॉल को यहाँ पे जाना है. इस बॉल को कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है. जैसे ही आपने बॉल को रैंडमली क्या किया, किक किया, तो ये बॉल इजीली कहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी. ये बॉल जो है इजीली कहाँ चली जाएगी, यहाँ पर चली जाएगी, क्योंकि अब इसके रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है. इसके रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है. ये बॉल इजीली कहाँ चली जाएगी, इस कॉर्नर पे चली जाएगी. अगर अब स्टूडेंट्स, अगर हम क्या कर देंगे, अगर इसके रास्ते, अगर यहाँ पे हम कई सारी बॉल्स को रख दें, अगर हम कई सारी बॉल्स को रख दें और अब इन बॉल्स के रैंडम मोशन करा दें, तो ये बॉल को अगर इस कॉर्नर पे जाना है या इस कॉर्नर पे जाना है, तो स्टूडेंट्स देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, बीच में कोलिजन, बीच में ऑब्स्टेकल को फेस करना पड़ेगा. बहुत सारी डिफिकल्टीज इसके रास्ते में आ गई है, क्योंकि इनको इन सब के बीच में भी क्या हो रहा है, रैंडम मोशन हो रही है, आपस में कोलिजन हो रहा है. तो इस बॉल को यहाँ जाते हुए बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा. अब इतनी इजीली ये नहीं जा सकती ना. तो इसका मतलब अब क्या हुआ, इसी को आप क्या बोलते हो, रेजिस्टेंस. इसी को आप क्या बोलते हो, रेजिस्टेंस. इन ऑब्स्टेकल्स को क्या नाम है, रेजिस्टेंस. अब ये रेजिस्टेंस अगर आप इलेक्ट्रॉन्स या करंट के केस में लें, इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस के केस में अगर आप लें, तो इसका नाम क्या रख देते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. इसका क्या नाम रख देते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. नाउ सी, अगर मैं इस, ये है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. और ये पाइप की क्या है, लेंथ. ये पाइप की क्या है, लेंथ. अब देखिए, अगर मैं इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, अगर मैं इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या कर दूं, थोड़ा वाइड कर दूं. अगर मैं इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या कर दूं, पाइप के थोड़ा वाइड कर दूं, और अब इन्हीं बॉल्स को मैंने इसके अंदर रख दिया. इन्हीं बॉल्स को मैंने क्या रख दिया, इसके अंदर रख दिया. अब यहाँ से आप देखो, ये क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड दैट इज लेंथ. अब यहाँ से आप देखिए कि इस बॉल को इस कॉर्नर तक जाने में जाएगी, तो अभी भी ऑब्स्टेकल तो थोड़ी बहुत आएंगी, लेकिन आप ये देखो, अब इसको इतनी प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना जितनी यहाँ पे थी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, एरिया ज्यादा हो गया. स्पेस इमेजिन करके देखो, यहाँ पे एरिया ज्यादा हो गया. अब एरिया ज्यादा है और लोग कम हैं, तो इजीली मूव कर सकते हैं. अगर एरिया कम है, कम जगह पे बहुत सारे लोगों को या बहुत सारी बॉल्स को आपने डाल दिया, तो ऑब्स्टेकल ज्यादा आएंगी. अब यहाँ पे इस एरिया को आपने क्या कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया वाइड कर दिया, तो ये बॉल यहाँ पे क्या जा सकती है, अब मतलब पहले से कम ऑब्स्टेकल को, पहले से कम डिफिकल्टी जाएंगी इसके रास्ते में. तो इस
हुआ कि जो ये रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। क्योंकि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप डिक्रीज करते हैं तो इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज। आने वाली डिफिकल्टीज जो हैं, मुश्किलें जो हैं रास्ते में, वो क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो यहां से आपको एक बात क्लियर हुई कि जो आर है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब स्टूडेंट्स आप ये देखें कि अगर हम क्या कर दें, इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दें, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बजाय हम क्या कर दें, इसको थोड़ा लंबा बना दें, इसको क्या बना दें, हम थोड़ा सा लंबा बना दें, ये इसकी लेंथ है। अब क्या हुआ, इन्हीं बोल्स को हमने यहाँ पे रख दिया, इन्हीं बोल्स को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे रख तो दिया, अब यहाँ पे देखो इसकी लेंथ तो ज्यादा हो गई लेकिन स्पेस क्या हो गया, कम हो गया, स्पेस क्या हो गया, कम हो गया। अभी भी इसके रास्ते में क्या आएंगी, डिफिकल्टीज, क्या होंगी, डिफिकल्टीज। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जितनी लेंथ को इंक्रीज किया, रेजिस्टेंस जो है, ऑब्स्टेकल्स जो है, वो भी क्या हो गई, इतनी ही इंक्रीज हो गई, क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, क्योंकि यहाँ पे कम स्पेस क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो कि जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एल के, किसके, एल के। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, अगर कंबाइन करके इन इक्वेशंस को आप लिखते हैं तो आप क्या लिख सकते हो, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन में ए, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन में ए। और आप क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। रो क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, रो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, या फिर आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, ये सारे इसी के नाम है, रो। अगर यहां से आपको, अभी आपको रेजिस्टेंस क्लियर हुआ, रेजिस्टेंस जो है वो आपको क्लियर हुआ कि किस चीज पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या है, आर जो है उसकी यूनिट क्या है, ओम। आर जो है उसको हम किस में मेजर करते हैं, ओम में। आर को हम किस में मेजर करते हैं, ओम में मेजर करते हैं। अब यहां से ये अगर आपको, अब बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, अगर आपको रो की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो दैट्स इक्वल टू आर ए अपॉन में एल। तो ये किसके इक्वल हो गया, आर ए अपॉन में एल। अब आपने कल रीड किया था कि जो आर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होता है, एम की 1 एल की 2, एम की 1 एल की 2, टी की -2, ए की -2, और यहाँ पे जो एरिया है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एल की 2, क्योंकि जो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो एल की 2 हो गया, और नीचे क्या हो गया, ये एल, नीचे क्या हो गया, एल। तो यहां से आप लिख सकते हो एम, क्या लिख सकते हो, एल की 3, टी की -3, ए की -2। देखो एम, एल ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो एल की 3 हो गई, टी की क्या हो गई, -2, और ए की टी की -3, ए की -2। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, रो का। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, रो का। अब आपको पता है कि जो आर है वो किसके इक्वल था, कल मैंने डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ रीड करवाया था। क्या रीड करवाया था, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। अब डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ में आपने देखा था कि जो आर है वो किसके इक्वल था, वी अपॉन में आई के। किसके इक्वल था, वी अपॉन में आई के। और उसका क्या फॉर्मूला था, एम एल ए एन ई स्क्वेयर टाउ, एम एल ए एन ई स्क्वेयर टाउ। अब यहां से आप देखो, यहां से आप देखिए कि जो
इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ये जो चीज है इसको हम क्या बोलते हैं, रो। इसको हम क्या बोलते हैं, रो। m अपॉन n ई स्क्वेयर टाउ l अपॉन a, ये चीज क्या हो गई इसमें से, रो l अपॉन में a। ये किसके इक्वल आ गए यहाँ पे, r के। ये किसके इक्वल आ गए यहाँ पे, r के। तो इसका मतलब अगर हम सिंपली रो को निकालें यहां से, तो रो किसके इक्वल आ गई, m अपॉन में n ई स्क्वेयर टाउ, n ई स्क्वेयर टाउ। तो अब यहां से हम अच्छे से समझते हैं कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है। अब देखो स्टूडेंट कि जो रेजिस्टिविटी है, जो रेजिस्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एन के। जो रेजिस्टिविटी है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एन के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एन के। अब यहां से आप देखो कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके इनवर्सली, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना भी मूव करेंगे, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, अगर यहाँ पे सपोज करो कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा है, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है, कम है। रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है, कम है। दूसरा चीज क्या हुई, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, रिलैक्सेशन टाइम के। किसके, रिलैक्सेशन टाइम के। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को कोलाइड करेंगे। अब टकराने से पहले का जो टाइम है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है, जो रिलैक्सेशन पीरियड है, टकराव होने से पहले का टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ। अब स्टूडेंट्स कि जो टाउ दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ, और ये टाउ जो होता है अगर ये इंक्रीज हो जाए, अगर टाउ इंक्रीज हो जाए मींस कोलिजन का टाइम इंक्रीज हो जाए, तो रो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब यहां से आप देखो, अगर अब टेम्परेचर पे कैसे इफेक्ट होता है, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो जाएगी, मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट ज्यादा हो गई तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, डिक्रीज। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, डिक्रीज, तो रेजिस्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज। रेजिस्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज। इतना क्लियर है। अब यहां से देखो, अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि जो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है स्टूडेंट्स ओम, और रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट्स क्या होती है, ओम मीटर। मींस रेजिस्टिविटी क्या होती है, 1 मीटर के अंदर, 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना ओम करंट फ्लो हो रहा है, कितना ओम करंट फ्लो हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। जो दूसरी बात, ओम रेजिस्टेंस जो होता है उसको ओम में मेजर किया जाता है, लेकिन ओम मीटर जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है जिससे हम इलेक्ट्रिकल, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम भी होता है ओम मीटर, जिससे हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। दूसरी बात, रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, लेकिन रेजिस्टिविटी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।